Next, we have with us Dr. Lokesh Ori, who will be addressing the gathering. And in the same breath, I would like to extend my apologies once again, sir, for the slip-up that I made. Dr. Ori is a renowned anthropologist, cultural historian, and environmental conservationist from Uttarakhand. With a doctorate in anthropology from the University of Heidelberg, Germany, he has authored over 8 books on the Himalayas and published several research papers on Himalayan communities. Dr. Ori founded Humanities Himalaya, an academic platform dedicated to studying life in the Himalayas, and has produced multiple documentary films on the region. His contributions have been recognized with prestigious awards such as Govind Vallabh Pant Award, the Mahatma Gandhi Prize, and the Outlook Responsible Tourism Award. For nearly 3 decades, Dr. Ori has been a passionate advocate for slow travel and cultural preservation in the Himalayas. Through his initiative, Been There, Done That, BTDT, he has built a community over 150,000 responsible hikers and walkers, connecting village communities and heritage with sustainable tourism practices. Sir, it is an honor to welcome you, and may I now request you to kindly do the honor of addressing the gathering, please. Thank you very much, ma'am. And you don't need to apologize for anything because all the people who got the bouquets before me were fairly senior, and we have a lot to learn from each other. So thank you very much for giving me this opportunity to speak to this August gathering. हिंदी में बोलूं तो चलेगा? हाँ? क्योंकि हर जगह अंग्रेजी में बोलना पड़ता है, तो हिंदी में बोलेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो मैं थोड़ा हिंदी में आज बात करने की कोशिश करता हूं। मैम ने मेरा बहुत जेनरस एक बायोडाटा पढ़ा, तो मैं वहीं से बात शुरू करता हूं कि मैं जब हाइडलबर्ग गया पीएचडी करने के लिए, तो जाने से पहले मैंने एक ईमेल लिखा था अपने एडवाइज़र को, जो कि मेरे मतलब वहाँ पे शेफ़ बोलते हैं, बॉस होते हैं, और इंडिया में पीएचडी गाइड बोलते हैं। तो प्रोफेसर विलियम सैक्स थे, बहुत ही सीनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं हिमालय पे अपने काम को लेकर। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम आ रहे हो हाइडलबर्ग और तुम्हें फेलोशिप मिल गई है, तो जिस दिन तुम पहुंचोगे उसी दिन हमारा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मीटिंग है, वहाँ पे आप आ जाइएगा और अपने आप को इंट्रोड्यूस करिएगा। तो मैं थोड़ा घबराया क्योंकि विदेश में जाकर पहली बार ऐसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना वो थोड़ा एक मुश्किल काम था। लेकिन वहाँ पे हम गए और जिस दिन मैं जर्मनी में पहुँचा उसी दिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मीटिंग थी, और वहाँ जाकर जब हॉल में गया, ऐसा ही हॉल था, और वहाँ जाके जब हॉल में देखा तो वो सब लोग जिनकी हम टेक्स्ट बुक्स में फ़ोटोज़ देखते थे या जिनकी किताबें पढ़ते थे या जिनसे बहुत कुछ सीखा था, वो सब लोग सामने बैठे थे। और मैंने जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, तो लेकिन एक व्यक्ति उनमें से खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि वो तो ठीक है, आप रिसर्च करने आए हो, लेकिन आपका साइंटिफिक क्वेश्चन क्या है? What is the scientific question that you are going to examine? तो तब तक मैंने वो साइंटिफिक क्वेश्चन सोचा नहीं था। मैंने एक बहुत प्रपोजल लिखा था, कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल लिखा था। खैर मैंने वहाँ कुछ कुछ बोल दिया जो मैं करना चाहता था, और लोग खुश हुए, लोगों ने तालियां भी बजाई, पता नहीं खुश हुए कि नहीं, लेकिन ताली तो बजाई। तो आप लोगों के लिए भी, क्योंकि मैंने सारी डिबेट्स सुनी, और जनरली इतना एलैबोरेट जब कोई प्रोग्राम होता है तो मैं मना कर देता हूँ, डिक्लाइन कर देता हूँ सर। लेकिन आपने इतने प्यार से बुलाया तो मैं बैठ के सारी डिबेट्स सुनी, और डॉक्टर संजीव चोपड़ा ने प्रिजाइड ओवर किया, उन्होंने भी सारी डिबेट्स को बहुत ध्यान से सुना। हमारे 2 एमिनेंट जजेस हैं, आप लोगों ने भी सुना। तो जब भी आप किसी बात पे बोलने जाएं तो मुझे लगता है कि उस टॉपिक को, उस साइंटिफिक क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान में रखिए।
और आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो उस साइंटिफिक क्वेश्चन के चारों तरफ ही होना चाहिए। उसको साइंटिफिक क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए आपको जितने भी आर्ग्यूमेंट्स देने पड़े, जितने भी फैक्ट्स देने पड़े, जितने भी कोट्स देने पड़े, वो आप दीजिए और अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कीजिए। तो एनवायरनमेंट एक टॉपिक था जिस पे आपको बोलना था। काफ़ी मुश्किल टॉपिक था क्योंकि दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स उसमें पॉसिबल थे। जैसा सर ने भी बोला कि डिबेट वही होती है जिसमें दोनों तरफ से आर्ग्यू किया जा सके। लेकिन आज जो सिचुएशन है, थोड़ा सा अपने पास्ट लाइफ में जाऊंगा, थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि जब मैं एक स्कूल स्टूडेंट था, क्लास 11th में था, तो एक स्कॉलरशिप मुझे मिली जिसमें मुझे कुछ समय के लिए मेधा पाटकर जी के साथ रहने का मौका मिला। वो स्कॉलरशिप ऐसी थी कि 1 महीना आप मेधा पाटकर जी के साथ रहिए। और ये वो ज़माना था जब वो सरदार सरोवर डैम को अपोज कर रही थी। और तो हम लोग वहीं पे जाके गुजरात में उनके साथ रहे और हमने देखा कि किस तरह से वो एक मूवमेंट बना, धीरे धीरे करके एक मूवमेंट बना। और मूवमेंट अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग था। बहुत सारे विलेजेस जो सबमर्जेंस की तरफ जा रहे थे वो उस डैम को अपोज कर रहे थे। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसी दौरान ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचा तो जो बेंच जिसको अलॉट हुआ वो बेंच भी बिल्कुल ग्रीन बेंच थी। उन्होंने बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स दिए थे एनवायरनमेंट को लेकर के। लेकिन जब वो केस हियरिंग के लिए पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही खड़े थे और वेट कर रहे थे कि क्या जजमेंट आएगा। और लेकिन वो जजमेंट बिल्कुल ही रिवर्स जजमेंट आया, अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस। हमें ऐसा लग रहा था कि ये केस जो है वो एनवायरनमेंट प्रो एनवायरनमेंट जजमेंट आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और बाद में जब हम लोग बैठ के, तब तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन जो भी एनालिसिस मैंने सुना, जो भी लोगों से बातचीत करी, उनका यही मत था, उनका यही कहना था कि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स और अपने आर्ग्यूमेंट्स में उस पे कमज़ोर पड़ गए। वहाँ पे हम अपने जो गवर्नमेंट की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट था उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और शायद उस जजमेंट ने हमारे कंट्री की हिस्ट्री को भी पलट दिया। आई थिंक आवर हिस्ट्री वुड हैव बीन डिफरेंट, very different, if the Sardar Sarovar judgment had come in favor of the environmentalists who were actually opposing the dam project. वैसा ही कुछ आज हम उत्तराखंड में भी देखते हैं। उत्तराखंड में हम देखते हैं कि शायद जो मेरा एनालिसिस है, जिस पे मैं थोड़ा काम भी कर रहा हूँ आजकल, वो कुछ ऐसा है कि हमने शायद कॉलोनियलिज्म को तो हरा दिया। और मैम ने भी अभी कहा कि हमारा जो एक हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, तो हमने कॉलोनियलिज्म को तो हराया। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड में हमेशा से ये फीलिंग रही कि हम लोग अभी भी किसी तरह से कॉलोनाइज्ड हैं। चाहे वो यूपी में बैठे हुए पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे वो दिल्ली में बैठे हुए डिसीजन मेकर्स हैं, वो हमें अभी भी कॉलोनाइज करते हैं। और इसलिए हमको एक अलग स्टेट की तरफ बढ़ना चाहिए। तो वो स्टेटहुड मूवमेंट भी आया। और लेकिन स्टेटहुड के बाद हमने शायद इंटरनल कॉलोनियलिज्म की एक नई परिभाषा ही गढ़ दी कि हमारे जो अपने ही लोग हैं वही हमें कॉलोनाइज करने लग गए। तो सबसे बड़ा दर्द किसी समाज को वही होता है कि when you get colonized by your own people who want to capture all the resources for their own personal benefits. तो ये वही समाज है जिसने चिपको आंदोलन को जन्म दिया। ये वही समाज है जिसने टिहरी डैम के लिए, where women stood up and they said that our bodies or the trees, that before you cut the trees you have to attack us.
तो ये वही समाज है जहाँ पे लोग अपनी जान देने के लिए तैयार थे, अपने पेड़ों के लिए, अपने जंगलों के लिए। आज वहाँ कोई चू भी नहीं करता है कि अगर ऑल वेदर रोड बनती है या कोई और भी एनवायरनमेंट के ऊपर संकट आता है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और हम लोग चुपचाप हर चीज को एक्सेप्ट करते रहते हैं। तो जब ये चार धाम महामार्ग का केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तब भी मैं उस कमेटी में थोड़ा इन्वॉल्व था, जहाँ पर हम लोग ये पूरा जो डॉक्टर रवि चोपड़ा हैं, वो पहले तो सुप्रीम कोर्ट कमेटी में ही थे, और लेकिन बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कमेटी से रिजाइन किया एंड वी वेंट independently we formed a people's group and went to the Supreme Court against the Char Dham Mahamarg project. हम ये कभी भी नहीं कह रहे थे कि चार धाम महामार्ग को नहीं बनना चाहिए, हम सिर्फ उसके एप्रन की विड्थ को लेकर के आर्गुमेंट कर रहे थे। तो वो आर्गुमेंट भी हम हार गए, क्योंकि ये भी एक एनवायरनमेंट बेंच ही थी, एक ग्रीन बेंच थी, जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि दे वर आस्किंग एब्सोल्युटली द राइट क्वेश्चंस फ्रॉम द अटॉर्नी जनरल। जो देश के एडवोकेट जनरल थे, उनसे जो सवाल पूछ रहे थे, बहुत ही पॉइंटेड सवाल पूछ रहे थे, बहुत ही ऐसे सवाल पूछ रहे थे जो उनके लिए ऑकवर्ड थे, जिसका वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन और फिर हमारे पास जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उनकी तरफ से भी एक एफिडेविट आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 18 विड्थ का एप्रन होगा, 18 मीटर्स का एप्रन होगा, तो चारधाम महामार्ग वायबल है इंडियन आर्मी के लिए। लेकिन खैर मैं बहुत फैक्ट्स में नहीं जाऊंगा उस पूरी केस के, लेकिन वहाँ पर भी ये सिचुएशन आई कि हमको वो केस हारना पड़ा, क्योंकि लास्ट डे जब ग्रीन बेंच ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप कल तक हमें बताइए कि आपको ये 45 मीटर्स का एप्रन क्यों चाहिए, इतनी बड़ी सड़क क्यों चाहिए। तो अगले दिन उन्होंने आके कहा कि हमको ये सड़क इसलिए चाहिए कि हमको ब्रह्मोस मिसाइल लेके जानी है बॉर्डर तक, और उसी दिन जजमेंट आ गया एंड द केस वाज डिसमिस्ड। So what I'm trying to say is that as budding lawyers, as people who are going to go out in the world, दुनिया में जाके आप केसेस आर्ग्यू करेंगे, आप एनवायरनमेंट के लिए लड़ेंगे, शायद लड़ेंगे मुझे उम्मीद है कि लड़ेंगे तो लड़ेंगे। तो आज की जो एज है, ये पोस्ट ट्रूथ की एज है। आज की ऐसी एज है, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे जो सच है उसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, उसको किसी तरह से एक पब्लिक परसेप्शन को बनाया जा सकता है बहुत इजीली बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बाय यूजिंग द मॉडर्न मीन्स ऑफ मीडिया। इन फैक्ट वी आर लिविंग इन एन एज वेयर कंसेंट कैन ऑल्सो बी मैन्युफैक्चर्ड, कि सब लोग किस चीज़ को हाँ बोलेंगे, वो उसको भी एक आर्टिफिशियली हम क्रिएट कर सकते हैं, लोगों के दिमाग में घुसा जा सकता है। तो उस पोस्ट ट्रूथ एज में उस लड़ने के लिए, आपको फैक्चुअल प्रेजेंटेशंस देने के लिए, आपको ट्रूथ को अपहोल्ड करने के लिए, क्योंकि जैसा मेरे पीएचडी सुपरवाइजर ने बताया था मेरे को, पहले तो उन्होंने कहा कि जाओ अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, सब लोग तुमको वेलकम करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे बताया, जब उस इवेंट के बाद, जब मैंने उसी समय सोच करके अपना साइंटिफिक क्वेश्चन बताया, तो उन्होंने कहा कि देखो ये यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग है, हम ऐसे किसी को पीएचडी अवार्ड नहीं करते। पीएचडी उसी को अवार्ड करते हैं समवन हु कैन मेक अ कंट्रीब्यूशन टू द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। तो तब मेरे को थोड़ी सी ये समझ में आई कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कि ये बहुत बड़ा काम है, कि मैं सिर्फ ऐसे नहीं है कि मैं किसी कम्युनिटी या किसी जगह के बारे में लिखने आया हूँ। अगर मैं जो साइंटिफिक नॉलेज है उसमें कुछ ऐड नहीं करूँगा, वर्ल्ड की साइंटिफिक नॉलेज है, बहुत बड़ा बर्डन है, तो तब तक मुझको पीएचडी अवार्ड नहीं होगी। और ये आप सब लोगों का भी बर्डन है कि दैट इफ यू वांट टू अपहोल्ड द ट्रूथ, you have to fight it out. You have to also fight it out in the post-truth age, in the age of artificial intelligence. और आपको उस
पूरे मेज में से नेविगेट करना है, अपने फैक्ट्स को निकालना है, अपने आर्ग्यूमेंट्स को इतना स्ट्रांग बनाना है, सबसे पहले तो खुद कन्विंस होना है कि हम ये जो केस लड़ रहे हैं क्या ये ट्रूथफुल है कि नहीं है, क्या हम ट्रूथ को अपहोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो देर इज नो रूम फॉर लूजिंग, देर इज नो रूम फॉर गोइंग बैक। तो कई तरह से ये जो पोस्ट ट्रूथ है इसको बना लिया जाता है, लॉयर्स के ऊपर, एक्टिविस्ट के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर कई तरह के प्रेशर्स होते हैं। डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे लॉ कोर्ट्स हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं सब लोगों के लिए। और I think the youth of today are up to the challenges. They will face the challenges and they will create a better world for us. Thank you very much.